हेलो नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन नेट झारखंड पे। दोस्तों एक अपडेट जारी किया गया है धनबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और यह अपडेट है जॉब के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, प्रखंड और जिला स्तर पर भर्ती जारी किया गया है और इस वीडियो में दोस्तों इसी विज्ञापन को हम लोग पूरी डिटेल्स में देखेंगे कि इन जो पदों के लिए वैकेंसीज जारी की गई है इसके लिए एजुकेशन क्या मांगा गया है, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, टोटल रिक्त पदों की संख्या कितनी होने वाली है, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया के बारे में भी हम लोग देखने वाले दोस्तों। और अंतिम तिथि से पहले आपको क्या क्या मेक श्योर करना है, इन सभी जानकारी को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम लोग विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे यह विज्ञापन जिला ग्रामीण विकास शाखा धनबाद की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें बताया गया दोस्तों कि धनबाद जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत गठित पीएमयू के तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रखंड समन्वयक एवं लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि प्रखंड एवं जिला स्तर पर भर्ती जारी किया गया है। टोटल रिक्त पदों की संख्या भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इन रिक्त पदों के लिए यहाँ पे नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे पदवार कोटिवार और रिक्तियों की अन्य विवरणी भी हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे जिला स्तर पर प्रशिक्षण समन्वयक और लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई है, जिसमें यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या बताई गई है। प्रशिक्षण समन्वयक के लिए एक रिक्त पद है और लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक रिक्त पद है दोस्तों, और ये है जिला स्तर पर। इसके लिए सैलरी आपको 35,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा प्रशिक्षण समन्वयक के लिए और 15,000 रुपये सैलरी निर्धारित की गई है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि प्रखंड स्तर पर भी वैकेंसीज जो जारी की गई है, इसमें प्रखंड समन्वयक पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 3 वैकेंसीज जारी की गई है और इन 3 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे बताया गया कि अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 2 सीट रिजर्व है और BC2 कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व है। इस तरह से टोटल 3 रिक्त पद यहाँ पे जारी किया गया है। सैलरी दोस्तों प्रखंड समन्वयक पोस्ट के लिए 18,000 रुपये पर मंथ निर्धारित किया गया है और इसके अलावा लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए वैकेंसीज जो है टोटल यहाँ पे 7 वैकेंसीज जारी किया गया है। सैलरी इसके लिए 10,000 रुपये पर मंथ निर्धारित की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज रिजर्व सीट यहाँ पे बताया गया है। अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 4 सीट रिजर्व है, अनुसूचित जाति SC कैटेगरी के लिए 1 सीट है और ST कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व है। इसी तरह से BC2 कैटेगरी के लिए 1 सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। टोटल 7 सीट होने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जिला स्तर पर जो 2 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, इन पोस्ट के लिए एजुकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्रशिक्षण समन्वयक पोस्ट के लिए देखते हैं। यहाँ पे उम्र सीमा बताई गई दोस्तों 22 से 45 वर्ष के सभी व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन मांगा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। ठीक है, इनमें से कोई भी एजुकेशन अगर आपके पास है, या तो यहाँ पे रूरल मैनेजमेंट में अगर आपने एजुकेशन लिया है, ग्रेजुएशन किया है, या फिर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में इन एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा निर्धारित है 18 से 30 वर्ष और इसके लिए एजुकेशन मांगा गया है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य यानी कि कॉमर्स विषय में अगर आपने ICOM किया है। इसके साथ ही दोस्तों डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA की डिग्री मांगी गई है, साथ ही 1 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आपसे मांगा गया है। तो ये सभी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए यहाँ पे निर्धारित की गई है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रखंड स्तर पर जो 2 पोस्ट है प्रखंड समन्वयक और लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए एजुकेशन मांगा गया है। प्रखंड समन्वयक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है, साथ ही 1 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। या फिर दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का अनुभव। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है और 1 साल का एक्सपीरियंस है आपको एज अ प्रखंड समन्वयक के रूप में, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में
ग्रेजुएशन किया है तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष निर्धारित है इसके लिए। और अगली पोस्ट है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके लिए यहाँ पे उम्र सीमा 18 से 30 साल है, लेकिन इसके लिए एजुकेशन मांगा गया है दोस्तों ICOM। ठीक है, अगर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से या संस्थान से कॉमर्स सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है, इसके साथ ही अगर आपके पास DCA की डिग्री है यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसके साथ ही 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है प्रखंड स्तर पर दोस्तों लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए। साथ ही आपको हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आनी चाहिए। तो ये हो गई दोस्तों क्वालिफिकेशन। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे आरक्षण के बारे में जान लेते हैं कि आरक्षण आपको कैसे मिल पाएगा इन पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे बताया गया आरक्षण के बारे में कि आवेदन में नियत प्रविष्ट कॉलम में इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा दोस्तों कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किए गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है। यानी कि जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके आरक्षण के लिए, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, अदरवाइज आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग जिसमें BC1 BC2 आते हैं के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर धनबाद जिला के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे बता दिया गया क्लियरली कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के संदर्भ में जिला के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जो जाति प्रमाण पत्र इशू किया जाता है उसी को यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज दोस्तों अगर आपके पास अनुमंडल से इशू किया गया जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपको अंचलाधिकारी के स्तर से जो इशू किया जाता है जाति प्रमाण पत्र वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बताया गया है कि 25 फरवरी 2019 या फिर उसके बाद आपने इशू कराया है जाति प्रमाण पत्र तो ही वैलिड होगा। 25 फरवरी 2019 के बाद अगर आपने जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराया है अंचलाधिकारी स्तर से तो वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज उसके पहले अगर आपने इशू कराया तो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2 जून 2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर से दिनांक 2 जून 2016 तथा इसके बाद अगर आपने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र इशू कराया है तो वैलिड होगा। अगर आपने अंचलाधिकारी से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत कराया है तो उसके लिए यहाँ पे डेट बताया गया है 19 जुलाई 2019। 19 जुलाई 2019 या फिर इसके बाद अगर आपने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के स्तर से इशू कराया है तो वो वैलिड माना जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है आगे कि उम्र सीमा यहाँ पे जो कैलकुलेट किया जाएगा, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 जून 2025 के आधार पर किया जाएगा। यानी कि 1 जून 2025 तक अगर आपकी एज जो मेंशन की गई है उसमें अगर आपका लाई करता है उम्र तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। सभी शैक्षणिक योग्यताएं राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे कि UGC, AICTE, ठीक है, DEB डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का ही मान्य होगा। तो इन सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एजुकेशन वैलिड किया जाएगा। आपका जो नागरिकता है ऑब्वियसली भारत के नागरिक होना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेधा सूची के बारे में बताया गया कि आपका मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है और इसके लिए बताया गया है कि दोस्तों की प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची जो है तैयार किया जाएगा। एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य या वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव जहां एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसके प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची चयन का अंतिम आधार नहीं माना जाएगा। उसके बाद प्रारंभिक मेधा सूची में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रत्येक कोटिवार रिक्ति पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन दक्षता परीक्षा या विषय ज्ञान या कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा जो कि लिखित बहुवैकल्पीय प्रश्न होने वाला है और टाइपिंग के अनुसार यहाँ पे आपका किया जाएगा। सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध दोस्तों 10 गुना अभ्यर्थियों के दक्षता जांच के लिए आमंत्रित किया जाएगा और दोस्तों दक्षता जांच में कंप्यूटर ज्ञान के लिए टेस्ट देना अनिवार्य होगा। चलिए आगे देखते हैं जो कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बताया गया दोस्तों कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, वांछित अनुभव के लिए 20 मार्क्स, विषय ज्ञान के लिए 10 अंक और कंप्यूटर ज्ञान के लिए 20 अंक दिया जाएगा। इस तरह से आपका जो टोटल मार्क्स का कैलकुलेशन है 100 अंकों का होने वाला है।
कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40% होगा, यानी कि 10 में से आपको 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। चयन की पात्रता के लिए कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 40% मार्क्स और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग को न्यूनतम 45 मार्क्स लाना अनिवार्य किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों मार्क्स का कैलकुलेशन किया गया है कैटेगरी वाइज। और इसके अलावा बताया गया कि अगर आप जो यहाँ पे मार्क्स बताया गया इससे कम अंक लाने पर अयोग्य माने जाएंगे, यानी कि फेल माने जाएंगे। और इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि कंप्यूटर ज्ञान के लिए चयन समिति कंप्यूटर टंकन की परीक्षा ले सकती है। अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का 2 गुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में 1 साल के अंदर होने वाली कोई भी रिक्ति अगर आती है, वैकेंसीज आती है, तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि जो भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर हो जाते हैं और उसमें क्वालिफाई भी अगर आप कर जाते हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा और उसके बाद अगर कोई वैकेंसीज आती है फ्यूचर में तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आवेदन समर्पित करने की यहाँ पे प्रक्रिया बता दी गई है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, उस लिंक से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है दोस्तों 14 अगस्त 2025। 14 अगस्त या फिर उसके पहले तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए योग्यता अनुसार आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना होगा। अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापन में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करता है तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड अंकित हो दोस्तों, तो उन अभ्यर्थियों को अपने संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के साथ वेतन पर्ची यानी कि सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट आपको ऑनलाइन में अपलोड करना आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर एसी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसको सेवा से हटाया भी जा सकता है। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही प्रयोजन के लिए दोस्तों नवीकरण के लिए समिति मानी जाएगी। यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें अपने नियंत्रित पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसके लिए लिखित सूचना यानी कि रेजिग्नेशन लेटर आपको सबमिट करना होगा 1 महीने पहले। 1 माह की परिलब्धि जमा करनी होगी अगर आप इंटीमेशन नहीं डालते हैं तो। इसके विपरीत दोस्तों यदि नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी या कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे 1 माह की लिखित सूचना या 1 माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी। उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्ति कर्मी को किसी अन्य स्थान या संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर मानदेय में 5% वार्षिक वृद्धि भी की जा सकती है। आवेदक का देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी। आवेदक को योगदान करने के लिए किसी प्रकार के यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने के लिए राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश ही संविदा कर्मियों को दिया जाएगा। नियुक्ति कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किए गए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। यह नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। भविष्य में अस्थायी सेवा का दावा मान्य नहीं होगा। उक्त नियुक्ति विज्ञापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया में यथा संशोधन तथा निरस्त करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरित के पास
सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी। तो ये सभी टर्म्स कंडीशन आपको दे दी गई है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे दावा करने के लिए योग्य माने जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रश्न रह जाता है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।